पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी थी और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसको समराइज़ करें अगर छोटे से फॉर्म में, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और हमने पढ़ा था एक फार्मूला जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं I = Q/T, यानी जो I यानी करंट होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी बैटरी की जो क्षमता होती है उसको कैसे नापते हैं। V = वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी एक चार्ज कितना वर्क करता है उसे कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सर्किट और सर्किट में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, जो कि क्लियर होने चाहिए। मेनली जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं ये रेजिस्टेंस का, और फिर हमने देखा था ये बल्ब का सिंबल भी होता है, ये स्विच का सिंबल होता है, और बैटरी की सिंबल होती है ऐसे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, और हमने ओम्स लॉ में ये फॉर्मूला पढ़ा था V = IR, जिसमें V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट एंड R एक नया कांस्टेंट आया था जिसका मतलब क्या था, रेजिस्टेंस था। यानी एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी को ना पास होने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो रेजिस्ट करता है वो करंट को आने से, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जितनी वो है उसकी वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ही है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में V = IR में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। अब छोटी सी एक की बात है कि जब V = IR नहीं होगा, V/R = I होगा, तो 1/R आ गया। तो 1/R एक उल्टी चीज़ है, यानी कि एक रेसिप्रोकल चीज़ है। तो इसको भी हम कुछ कह सकते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कभी कभी कंडक्टेंस। रेजिस्ट कर रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, कंडक्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है, कंडक्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना कंडक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू। तो अगर रेजिस्टेंस 5 है और तो फिर कंडक्टेंस क्या होगी, 1/5 हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि हमने रेजिस्टेंस के SI यूनिट देखी थी। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1/ओम तो होती ही है, उसका नाम देखो, OHM MHO, मो कोई लेटर है, 1/ओम को मो कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मज़ेदार सी बात है। अब इतना कुछ करने के बाद जो न्यू टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है ना, वो जब हमने कैलकुलेट किया यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, हमने एक सर्किट बनाई, हमने उसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस लगाए और फिर हमने कैलकुलेट किया कि आखिर उसकी वैल्यूज़ कितनी आती है। तो हमने देखा कि डिफरेंट चीज़ों पे उसकी वैल्यूज़ डिपेंड करती थी। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही थी वो थी द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर, अगर हम मान लो कॉपर लेते हैं और कॉपर के वायर से हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसको चेंज करके सिल्वर के वायर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसको चेंज करके और किसी ऑब्जेक्ट के और किसी मटेरियल के वायर से चेंज कर करके चेक करते हैं कि क्या क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि कुछ जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज़ अलग आती हैं, कुछ की नहीं अलग आती हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि इसको मैथमेटिकली हमने बोला कि R यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड रो। एक कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, रो के ऊपर R डिपेंड करती है। तो रो क्या होगी, रो किसी भी मटेरियल के बारे में होगी। रो
किसी भी मटेरियल के बारे में होगी। जैसे कि अलग अलग चीज़ें हैं तो अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो वो अलग अलग स्ट्रेंथ को हमने एक लेटर रो से रिप्रेजेंट किया जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रेजिस्टेंस और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक किसी बल्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ग्लो करता है, वो ग्लास का बना हुआ रहता है या फिर आजकल अलग अलग चीज़ों से बना रहता है, उसमें प्लास्टिक की एक पार्ट होती है, उसमें एक वायर होता है, फिलामेंट होता है जो कि ग्लो करता है, तो वो बल्ब की प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से बुक की क्या प्रॉपर्टी है कि बुक में चीज़ें लिखी रहती हैं और हम उसे रीड करते हैं और हम उसे पढ़ते हैं और हमें समझ में आता है। तो बुक की प्रॉपर्टी है कि वो बिना मुंह खोले हुए हमें बहुत सारी बातें बताता है ना। वो बुक अपना मुंह नहीं खोलता है, लेकिन हम उसे पढ़ के इतनी सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। तो ये सब क्या है, वो उसके बारे में है। उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक और चीज़ हम जानेंगे, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी। जैसे इंसानों में होता है ना, ये इंसान डल है, ये इंसान ब्राइट है। अब वो यूजुअली कलर पे भी होता है, इस इंसान का कलर ये है, इस इंसान का कलर ये है। तो जैसे इंसानों में भी होता है ना कि मान लो इंसानों को अगर हम किसी कैरेक्टर से नापे कि हाइट से, तो दिस इज़ शॉर्ट, दिस इज़ नॉर्मल हाइट, दिस इज़ लॉन्ग, मतलब टॉल, वेरी टॉल। तो फिर कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा टॉल, कुछ होते हैं वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो जैसे हम उस प्रॉपर्टी से इंसानों को नाप सकते हैं, उसी तरीके से हम किसी भी मटेरियल को उसकी रेजिस्टिविटी से नाप सकते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी रेजिस्टिविटी है इतनी, ये नंबर है उसका। फिर ये अगर एक और दूसरा वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी ये नंबर है, इस तरीके से। तो हमने रेजिस्टिविटी की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं और हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से एक स्केल पे लाई करती हैं। जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो गई इस तरीके से, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है। तो ये सारे ओम मीटर्स में ही गिवन है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ कैसे स्टार्ट होती हैं कि 10⁻⁸ यानी एक बहुत छोटा सा नंबर, फिर धीरे धीरे 10⁻⁻6 पे आती है, फिर बढ़ते बढ़ते 10⁻12 पे चल जाती है और फिर 10⁻17, एक बहुत बड़ा नंबर। तो रेजिस्टिविटी यानी कि क्या है, रेजिस्ट करने की क्षमता किसी ऑब्जेक्ट की। तो इससे ये हुआ कि यहाँ पे जो होंगे इस नंबर में जो लाई करेंगे वो होंगे यूजुअली मेटल्स, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर होंगे अलॉयज़ यानी कि मेटल्स और मेटल्स की मिक्सचर, या फिर नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की मिक्सचर। तो उसमें मेटल्स तो होती है ना, तो इस वजह से अलॉयज़ आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आएगा कि ये गुड कंडक्टर्स हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ेंगे, यानी हम उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ 10⁻12 और 10⁻17 पे पहुंच जाएगी। ये वैल्यूज़ कितनी कम थी, 10⁻−8 और -6 में थी, ये 10⁻12 और 10⁻17 में है। तो ये कहाँ पे पहुंच जाएंगी, ये ऐसे में पहुंच जाएंगी जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी इनको कहेंगे हम बैड कंडक्टर्स। और फिर हम ये भी जानते हैं कि कोई भी एक्सट्रीमली इंसुलेटर नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा करंट उसमें पास करवा दिया जाए तो वो किसी न किसी तरीके से करंट को पास करवा ही देगा। तो अगर वो करवा ही देगा तो वो एक्सट्रीमली इंसुलेटर नहीं हो सकता। लेकिन 10⁻17 के ऊपर अगर इंक्रीज़ करें तो वहाँ पे इंसुलेटर आता है और यहाँ पे जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक,
ये सब चीज़ें नॉर्मली भी हम देखते हैं। एयर, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क है। रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, वो होगी ही वैसे। लेकिन रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा। इंसान की हाइट उसकी प्रॉपर्टी है, तो इंसान की हाइट ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बदलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, वो अलग बात है, लेकिन एक हाइट रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है आज छोटा सा था अगले दिन इतना बड़ा हो गया फिर वापस से छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारा लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, ये करें वो करें, तो हमारी वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन एट द टाइम तो वो कांस्टेंट ही रहेंगी ना। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हमारे बाल लॉन्ग या शॉर्ट, हम उन्हें तुरंत काट सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट थे, अभी थोड़ी देर बाद लॉन्ग हो जाएंगे। तो मतलब अभी थोड़ी देर पहले लॉन्ग थे, फिर हमने काट दिए तो तुरंत शॉर्ट हो गए, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है इंसान की, ना ही वो फिक्स्ड रहती है किसी इंसान के लिए। तो वो क्या हो गई, वो रेजिस्टेंस की तरह हो गई। लेकिन हाइट रेजिस्टिविटी की तरह है, वो उसकी प्रॉपर्टी ही है। अब जो दूसरी चीज़ है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि हमने जो भी वायर लिया वो अगर इतना बड़ा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी, और वो अगर इतना बड़ा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। तो अगर देखा जाए, हम डिड्यूस करें लॉजिकली, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगा, इसमें या इसमें? इसमें ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो गई ना। मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस यहाँ पे से करंट को पास होने में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन से पार होना पड़ा, और यहाँ पे से पार होने में 20 इलेक्ट्रॉन से होना पड़ा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, लेंथ डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और फिर जो तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी कि जब हम उस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन इस तरीके से काटें, मान लो ये वायर थी, हमने इसको ऐसे काट दी, मतलब ऐसे स्ट्रेट ही काटी है, ठीक है, और स्ट्रेट काट के उसको इस व्यू में देखा, तो क्या देखा कि एक एरिया आएगी वायर की, तो एरिया को हम ए कह सकते हैं। अब एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि इन दोनों एरियाज़ में रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, तो किस में ज़्यादा होगा लॉजिकली? इसमें ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यहाँ पे जगह नहीं तो हम 3 ही बनाते हैं। यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन करंट उतना ही पास हो रहा है। तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस कम मिलेगी, और यहाँ पे छोटी सी जगह है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब हम इन सबको मिक्स कर दें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, रो एल अपॉन ए, ये आ जाएगा। ये रो जो था ना, ये एक्चुअली में जिस तरीके से V इक्वल्स टू आई आर में आर बाद में एज रेजिस्टेंस निकला, उसी तरीके से R इज इक्वल टू आर इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई ए आ रहा था। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने कोई कांस्टेंट लगाई और हमने बोल दिया कि ये कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टिविटी है। तो अब इसकी SI यूनिट मैंने अभी यहाँ पे बता दी थी कि इसकी SI यूनिट रो मीटर है। अब मैं बताती हूँ कैसे आया। इसकी SI यूनिट ओम है रेजिस्टेंस की, इसकी SI यूनिट मीटर है, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो जब मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और ये मीटर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की ओम मीटर उस तरीके से आ जाएगी। तो ये है रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। अभी एक छोटा सा टेबल है,
जिसमें रेजिस्टिविटी कि हमने वैल्यूज़ को हमने अलग अलग कंडक्टर्स में निकाला। तो कंडक्टर्स पे निकाला यानी कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स पे हमने निकाला। तो हमने क्या देखा, मेटल्स में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। फिर उसके बाद आता है कॉपर या फिर एल्युमिनियम या फिर टंगस्टन, अलग अलग टाइप्स ऑफ मेटल्स। फिर उसके बाद आता है एलॉयज़ यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में सबसे ऊपर जो आता है वो आता है कॉन्स्टेंटेन, नाम है, और ये है एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ एलॉयज़ आते हैं और फिर आते हैं इंसुलेटर्स, रबर। हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है सबसे कम रेजिस्टिविटी से, यानी कि हमने देखा था 10 की पावर -8 की वैल्यू से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 की पावर -8 की वैल्यू से जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा 10 की पावर -8 से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद आते आते एलॉयज़ आते आते यहाँ पे 10 की पावर -6 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसके बाद इंसुलेटर्स इंक्रीज़ होंगी, 10 की पावर 12 से स्टार्ट होगी और 10 की पावर 17 पर ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एलॉयज़ आर अ लिटिल बेटर, मतलब कि एकदम मेटल जितने भी अच्छे नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं। अब ऐसा क्यों है कि एलॉयज़ जो हैं वो दो मेटल्स के मिक्सचर से बन रहा है लेकिन वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं है बहुत ज़्यादा? क्योंकि मेटल्स आर बिल्कुल ओपन फ्री, लेकिन एलॉयज़ हम दो मेटल्स को मिक्स कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। इस वजह से वो थोड़े से अच्छे कंडक्टर्स नहीं, उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं हो पाते, लेकिन होते हैं, इसलिए हम यूजुअली एलॉयज़ का ही यूज़ करते हैं। तो एलॉयज़ का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अब किसी को रेजिस्टेंस ज़्यादा कब चाहिए होगा? हम बेकार में, रेजिस्टेंस से क्या होता है? रेजिस्टेंस से ये होता है कि जब करंट पास कर रही होती है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है उसमें से। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रब कर रहे हैं, अगर स्मूथ नहीं होगा सरफेस तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और ऐसे ऐसे करते 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 उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। पर वही अगर वो स्मूथ होगा तो जल्दी मूव करेगा एंड हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो कंडक्टर्स का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी है, हमें सबसे ज़्यादा कम करना है हीट प्रोड्यूस करना है। जैसे बल्ब है, बल्ब में हीट प्रोड्यूस होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर जाके बल्ब पर रोटियाँ तो सेकनी नहीं है हमें। तो बल्ब में लाइट आनी चाहिए, लाइट ही दो, हीट प्रोड्यूस मत करो। तो बल्ब में वो यूज़ हो गया। फिर अलग अलग जितनी भी जगह होती है वहाँ पे ये कंडक्टर यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ हीट प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं प्रेस, आयरन प्रेस, आयरन करना होता है हमें कपड़ों को, तो हमें हीट चाहिए। हम टोस्टर यूज़ करते हैं जिसके लिए हमें हीट चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस करनी होती है वहाँ पे हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो। और हम बहुत मोटी मोटी वहाँ पे वायर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब मोटी मोटी नहीं, लाइक पतली वायर्स यूज़ करेंगे, ताकि पतली वायर से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया कमेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम पतली पतली वायर्स में इतनी बड़ी बड़ी झुंड बना देंगे। झुंड का मतलब जो है इतने से एरिया में इतनी वायर लगा देंगे, उससे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम कर करके टोस्टर और आयरन ये सब में हम यूज़ करते हैं।